चुनावी साल है, बजट आने वाला है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। कृषि क्षेत्र को काफ़ी उम्मीदें हैं। कृषि को लेकर पिछले कुछ सालों से सरकार का फोकस भी है। आज हम इस मसले पर बात करेंगे अपने खास मेहमान विनोद आनंद से। विनोद आनंद एमएसपी पर गठित समिति के सदस्य हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक कोऑपरेटिव फोरम के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, साथ ही ग्रामीण भारत में काम करने वाली संस्थाओं की शीर्ष इकाई CNRI के महासचिव भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ से। दूसरी तिमाही के GDP हम नंबर्स देखें तो उसमें एग्री की जो ग्रोथ है 1.2% है। इसके अलावा जो NSO का जो प्रोडक्शन है FY24 के लिए वह 1.8% है। आई थिंक यदि ये ग्रोथ रहती है तो ये पिछले कुछ सालों में तकरीबन 8 सालों में सबसे कम रहेगी। ऐसे समय में क्या आप मानते हैं कि एक बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर को, पूरे सेक्टर को, और ये बजट एक अच्छा मौका भी है? सबसे पहले तो जो एग्री एंड एलाइड एक्टिविटीज है, जैसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इवन श्रिम्प फार्मिंग, जो मेरीन फार्मिंग है, या हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग है और कोऑपरेशन है, इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो ग्रोथ काफ़ी हो जाएगा। तो ये जो आंकड़े जब कृषि की बातचीत होती है तो उसमें सिर्फ उत्पादन और उसका बाजार तक पहुंचाने का, फिर जो कृषि का योगदान है, जैसे मान के चलिए कि अगर मान के चलिए 5 लाख मेट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मान के चलिए हमारी सहकारी संस्थाएं खरीदती है और उसको एक भाग से दूसरे देश के दूसरे भाग में बेचती है, तो उतने ट्रकर्स, ट्रांसपोर्टर, डीजल, तो इन सारी आंकड़ों की गणना कभी की नहीं जा रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक नवीनीकरण हो कि किस तरह से कृषि व्यवस्था की, कृषि जो हमारी रीढ़ है उसकी गणना ठीक से कैसे हो। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इंडेक्स है उससे हट के क्या कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का इंडेक्स अलग से बन सकता है? सर, एक जो मसला है वो MSP का है। जब भी हम समावेशी ग्रोथ की बात करते हैं एक सेक्टर में, तो क्या आप मानते हैं कि अब ये एक ऐसा समय है कि एग्री और एग्रीकल्चर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अब MSP के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात करना पड़ेगा, चाहे चाहिए या ज़रूरत है? मसलन टेक्नोलॉजी की बात करें, स्मार्ट फार्मिंग की बात करें, और ये कैसे होगा? हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना कर रहे हैं जहां असमानता कम हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो कृषि की व्यवस्था वैसी हो जिससे रीजनल इनइक्वालिटी में बहुत एक आमूलचूल परिवर्तन हो। MSP एक फैशनेबल वर्ड बन गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, लेकिन आप इससे आगे जब देखें तो क्या MSP इक्विटेबल है? बिल्कुल। MSP पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए ही ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप देखें जो खरीदारी होती है उसमें बिहार और उड़ीसा और दक्षिण के राज्य, पूरा भारत से चावल खरीदा जाना चाहिए। पूरे भारत में जहाँ जहाँ गेहूँ होती है वहाँ से खरीदारी उसके कम से कम किसानों की आबादी के आधार पर होनी चाहिए। अभी तक अमूमन होता ही आया है कि हम 1-2 राज्यों से खरीदारी करते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी और इसलिए हम लोग विगत 1-1.5 वर्षों से अपनी कमेटी में 30 से भी ज़्यादा बैठकें हो चुकी है। हम सिर्फ MSP वैसी नहीं चाहते, MSP इफेक्टिव कैसे हो, प्रभावी कैसे हो। सबसे पहला तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, MSP प्रभावी कैसे हो, ट्रांसपेरेंट कैसे हो। मतलब इसकी व्यवस्था ऐसी हो कि किसान वहाँ खड़ा है और FAQs के नॉर्म्स के आधार पे उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस पर पूरी आमूलचूल परिवर्तन करने की व्यवस्था बनाने के हेतु हम लोग काम कर रहे हैं। युवाओं को जोड़ने का क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रेस है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी 50-55% पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर पे है। मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा सहकारिता की तरफ। सहकारिता को कृषि से अलग किया गया है, लेकिन सहकारिता गांव और कृषि की व्यवस्था के आसपास ही, मतलब आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही नहीं, तो फार्मिंग करने का तरीका एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। सहकारिता एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सड़कें हैं जिसके ऊपर गाड़ियां दौड़ती है, तो सहकारिता वैसी एक आर्थिक वैसी एक व्यवस्था बनाती है, वैसी सड़क बनाती है जिसके ऊपर कृषि की व्यवस्था दौड़े। और जैसे कॉरपोरेट कल्चर हो लेकिन हार्ट जो है वो सहकारिता का हो, तो कोऑपरेटर हो वो, लेकिन वो काम कॉरपोरेट के जैसा करे। तो वैसी अर्थव्यवस्था हम
कृषि और सहकारिता नहीं, की बिल्कुल व्यवस्था अब बना सही रहे है। हैं। वैसी अर्थव्यवस्था आए, आज़ादी के बाद हमने फूड सिक्योरिटी हासिल की। ये जितनी भी उपलब्धियों की हम गणना करें उसमें से एक उपलब्धि ये भी है। लेकिन आज भी एग्रीकल्चर के सामने एक बड़े चैलेंज बार बार आते हैं। पहला चैलेंज होता है मानसून का। मानसून हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मसला होता है केंद्र और राज्यों के आपसी सामंजस्य का। कहीं ना कहीं इसमें गैप है, और यदि है तो उसको हम कैसे फिलअप करें। और सरकार जो अभी इन जो नए नए मौके, चूँकि चुनावी साल भी है, अंतरिम बजट भी है, फिर पूर्ण बजट भी आएगा, क्या आपको लगता है इस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है या सरकार बढ़ रही है? पूरे तरीके से देखिए, जो यूनियन स्टेट का रिलेशनशिप है उसमें कई इश्यूज हैं। एग्रीकल्चर है, स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्सेज स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल, इरिगेशन जिसको हम कहते हैं। लेकिन किसान को तो एक वेलफेयर इकोनॉमी चाहिए, वो केंद्र और राज्य को नहीं जानता है। इसलिए हम इस व्यवस्था में सबसे पहला काम जो कर रहे हैं, जैसे जो फसल विविधीकरण का है, अगर बरसात नहीं हो रही है, मानसून ठीक नहीं है, क्या आवश्यकता है वैसी खेती करने की जिसमें वाटर इंटेंसिव हो, जिसमें पानी की खपत ज़्यादा हो। उसके अलावा क्या क्या व्यवस्थाएं दे सकते हैं। एक किसान के पास तो जैसे कैफेटेरिया अप्रोच जिसको आप कहते हैं, कि वो चूज करेगा कि हमको ये इस व्यवस्था में इस फसल को उगाना है और हमारी खरीदारी इस प्रकार से होगी। तो हम वैसी व्यवस्था बनाने के तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि हम मानसून के चक्कर में पड़े रहे हैं या फिर कुछ तरह की नहीं। लेकिन सर ये फोकस हो गया क्योंकि हमारा अभी भी जो कृषि ज़्यादातर आधारित है वो मानसून पर ही निर्भर है। तो देखिए आशुतोष जी, अगर हम आप किसान को कुछ देना चाहते हैं तो उसके पास जाके दें, ना कि दिल्ली में बैठ के दें। तो जितना आप उसके खेत से दूर होंगे, जिले में जिला सरकार होती है, फिर वो राज्य सरकार होती है, फिर वो केंद्र सरकार होती है, तो सरकारडम शुरू हो जाता है, वो बाबूशाही शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और इसी को पाटना तो किसान को जितनी सुविधाएं हो सकती है वो उसके खेत के आसपास, उसके गांव के आसपास पैक्स जैसे संस्थाओं के माध्यम से वो देना है। ये सरकार की सोच है और हम लोगों की भी सोच ऐसी है। सर, अंतरिम बजट आ रहा है। ये अंतरिम बजट इसलिए खास है क्योंकि 2019 का अंतरिम बजट जब आया तो सरकार ने पीएम किसान स्कीम लॉन्च की, और ये काफ़ी कहिए कि सरकार के लिए एक गेम चेंजर टाइप की स्कीम रही। अभी चुनाव है, आने वाला है, ये भी अंतरिम बजट है, तो ऐसी कोई स्कीम आएगी या कोई और वैल्यू एडिशन होगा इस पीएम किसान निधि योजना में? हर दूसरे दिन एक अनाउंसमेंट होती है। जैसे ई श्रम निधि पोर्टल है जिसके तहत दाल की खरीदारी करनी है, आईएमसी बनानी हो जहाँ पे पैक्स को मिनी मंडी बनाना हो और उसके संबंधित जो घोषणाएं हैं। इवन जो तीनों मंत्रालयों के 4 मंत्रालयों की जो बातचीत है कि जो किसान के लिए जो फंड्स होता है उसमें समन्वय की क्या व्यवस्था हो, जो एक कोऑपरेटिव के माध्यम से या कोई भी एक ग्रासरूट संस्थाओं के माध्यम से कैसे खर्च हो। बजट में रीस्ट्रक्चरिंग तो पॉसिबल है, लेकिन वैसी भी एक जो लोक लुभावनी बात है कि हाँ इनको वो दे दो, उनको वो दे दो, सरकार इस चक्कर में तो कभी पिछले कई वर्षों से है नहीं। बिल्कुल 2019 में जब यह प्रयोग किया जा रहा था किसान सम्मान निधि का, तो लोग एक अजीब सा मखौल उड़ाते थे कि 2000 रुपये में क्या होता है, 2000 रुपये में हम दो कप चाय पीते हैं दिल्ली में। लेकिन उससे क्या फिर किसानों को क्या सपोर्ट मिला और क्या आगे कृषि व्यवस्था में वो एक अलग मुद्दा बन रहा है। हम उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं कि जैसे 6000 रुपये है तो क्या उनको और हम आगे बढ़ाएं, कई तरीके की सब्सिडी उनको सीधे डीबीटी कर सकते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल प्रयोग है जिसमें किसान को जो कुछ देना है उनके अकाउंट्स में कैसे दें, उनके सीधे डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी कैसे दें उनको, इसकी व्यवस्था है। एक सवाल लेते हैं सर, कि आपका एक ग्रामीण भारत के इकोसिस्टम पर एक अच्छी नज़र है, अच्छी पैठ है, आप उनके साथ मिलकर काम भी करते हैं। वहाँ क्या सेंटिमेंट है इस बजट की तरफ, या इस जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं या छोटे छोटे जगहों पर एक तरह के जो एक प्रेशर ग्रुप कहिए या थिंक टैंक कहिए, वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं इस बजट से, उनको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो किसान आज की तारीख में काफ़ी खुश है, और खुश इस तरीके से है कि पहले तो उनका दूध खरीदा जाता था, अब तो ऐसी स्कीम बनाई जा रही है जिसमें उनका गोबर जो कंपेल्ड नेचुरल गैस जिसको आप घर में जो रसोई में प्रयोग करते हैं, इवन एविएशन के लिए जो हवाई जहाज चलती है उसमें जो टरबाइन फ्यूल यूज होता है उसमें भी बायोगैस को मिलाने का, ब्लेंडिंग करने का, उसके लिए नई स्कीम बनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मक्का मतलब जिसके लिए मतलब कहाँ बेचे किसान, एक बहुत बड़ा विषय था। आज की तारीख में बायो इथेनॉल के लिए उनके साथ
सूत्रधार बन रही है सरकार की, ट्राईपार्टाइट उसमें एग्रीमेंट हो रहा है। तो किसान अब सिर्फ और सिर्फ फसल उत्पादन करने वाला नहीं, बल्कि वो ऊर्जा का उत्पादक भी है और नाइट्रोजन का फिक्सर भी है। अब आप ये सोचिए कि जब दाल में हम एक अमुक वर्ष तक हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब हम विदेश के ऊपर हमारा कोई निर्भरता रही, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो हम कितना टन नाइट्रोजन उत्पादन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन दालों से होता है, दलहन की फसलों से होता है। इस कैलकुलेशन को करने वाले अभी लोग हैं नहीं। हमारे जो महान अर्थशास्त्री लोग हैं, जो सिर्फ किसान को एक, अभी भी वो प्रेमचंद की पुस्तक का एक बैल और गांव के आसपास जो घुमा के रखते थे, वो गांव बदल गया है। लोगों के पास अपना घर है, लोगों के पास अब महिलाओं के पास गैस चूल्हा है, तो अब ध्यान इस तरफ दिया जा रहा है कि उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये बात किसानों की हो रही थी, बजट से उम्मीदों पर हो रही थी। इस विशेष बातचीत में विनोद आनंद जी ने हर एक पहलू पर बड़ी ही बारीकी से बात की। सर, इस विशेष बातचीत के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।